बच्चों गुड इवनिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट कर चुके हैं हम। एक एक चैप्टर को बहुत डीपली मैंने समझाया है। मुश्किल काम नहीं है, लगभग 21-22 घंटे के वीडियोस हैं। आप उनको वापस से देखना चाहें तो एक दिन में अगर आप 6 घंटे 7 घंटे की वीडियो देखते हैं तो 3 दिन में पूरा रिवीजन इस बुक का हो सकता है। वैसे आप लोगों ने लिख रखा होगा उसको, मैंने कहा था आपको नोट कर लेना, तो नोट कर लिया होगा। बमुश्किल 10 दिन आपके पास बचे हैं और इस 10 दिन में आपको इसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो बहुत आपके सिलेबस में आपने जो 12th में पढ़ा वो काफी हल्का फुल्का जो है मटेरियल था उस बुक में। उसको थोड़ा सा डीप जाने की जरूरत है। और उसके अंदर एक चैप्टर आपका आता है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का जो चैप्टर है वो काफी डीप आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ सामान्य बातें जो थी वो आप जानते हैं। स्टॉक प्रवाह, अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं, इनके बारे में निवेश की अवधारणाएं जो हैं, पूंजी क्या है, इस तरह की चीजें जो हैं वो आप पढ़ चुके हैं। इनको मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा। फिर भी अगर समय बचा तो देखूंगा मैं। अब मैं सीधा जो चलता हूं, जिसको और ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरी है वो है आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह। आय और उत्पादन का चक्रीय प्रवाह। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट। मैं इसको बताने से पहले बहुत डीप जाएंगे, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लगेगा तो लगेगा। अर्थव्यवस्था के 5 मुख्य क्षेत्रों की बात करेंगे। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स? 5 सेक्टर्स। 5 सेक्टर्स का अध्ययन हम करेंगे। हालांकि जब आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह की बात करेंगे तो हम 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर का ही अध्ययन करेंगे। 5वें सेक्टर को सभी में शामिल करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। पहला सेक्टर जिसको हम कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। फर्स्ट सेक्टर आपका जो है वो है प्रोड्यूसर सेक्टर। इसके अंदर जितने भी आपके उद्योग हैं, फर्म हैं, वो सारी आती हैं। कहने का मतलब ये सेक्टर जो है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करता है। दूसरा सेक्टर जिसको हम कहते हैं वो है गृहस्थ क्षेत्र, या जिसको कहते हैं हाउस होल्ड, हाउस होल्ड सेक्टर। ये जो है उत्पादन करता है ऊपर वाला, और ये उत्पादित की हुई वस्तु और सेवाओं का उपभोग करता है। बेटा क्या करता है? कंज्यूम करता है। तीसरा जो सेक्टर है वो है सरकार। तीसरा सेक्टर क्या कहते हैं? जिसको गवर्नमेंट सेक्टर कहते हैं या सरकारी क्षेत्र। तो ये लेने के नाम पे तो टैक्स लगाता है, और जनता को देने के नाम पे सब्सिडी या आर्थिक सहायताएं वगैरह प्रदान करता है। हस्तांतरण भुगतान जिनको हम कहते हैं। 3 सेक्टर हो गए। चौथा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका,
चौथा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है हमारा शेष विश्व। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। ये सेक्टर क्या काम करता है बेटा? ये काम करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करता है, आयात और निर्यात का काम करता है। नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा पांचवा सेक्टर, उसको सभी के साथ शामिल करते हुए हम अध्ययन जब करेंगे तब देखेंगे, उसको कहते हैं वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल सेक्टर, पूंजी क्षेत्र भी कहते हैं। वित्तीय क्षेत्र या फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो पांचवा क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या करता है? हमारी जमाओं को स्वीकार करता है, हमारी बचतें जो हैं उनको स्वीकार करता है और हमें जरूरत पड़ने पर लोन देता है। बाकी बहुत डिटेल जो है जैसे बैंक में हमने पढ़ा ना कि दूसरे का इमरजेंसी सेवाएं देता है, उसके बारे में यहाँ पे कोई विशेष मतलब नहीं है। तो ये 5 सेक्टर हो गया। सबसे पहले जो है इन 5 सेक्टर्स का आप दिमाग में बैठा लें कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन से 5 सेक्टर होते हैं। ठीक है बेटा? अब आगे बात करते हैं आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह। सर्कुलर फ्लो क्या है? सर्कुलर फ्लो है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक तो होता है मौद्रिक प्रवाह, एक होता है जिसको हम कहते हैं कि वस्तु और सेवाओं का प्रवाह। वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, इन दोनों के बीच में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तब इसको तो हम मौद्रिक प्रवाह ही कहते हैं और इसको कहते हैं वास्तविक प्रवाह भी कहते हैं। वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को क्या कहते हैं? रियल फ्लो या वास्तविक प्रवाह। तो ये जो प्रवाह है, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह, इसको चक्रीय इसलिए कहा गया है कि इनका ना तो कहीं से स्टार्ट है और ना कहीं पे अंत है। ये लगातार एक चक्र के रूप में चलते रहते हैं। डिटेल इसकी बताऊंगा। इसका कारण क्या है चक्रीय प्रवाह का, कि इसमें 2 सेक्टर की बात हम करें, मान लीजिए, हाँ 2 सेक्टर के बात में, 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर की बात भी हम करेंगे। एक तो होता है हमारा परिवार क्षेत्र। क्या होता है? परिवार क्षेत्र। वस्तु और सेवाओं का प्रवाह जिधर होता है ना, वस्तु और सेवाएं जिधर जाती हैं, मुद्रा का प्रवाह उससे बिल्कुल विपरीत होता है। मुद्रा का प्रवाह उससे बिल्कुल विपरीत होता है। इधर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होगा तो इधर जो है मुद्रा का प्रवाह होगा। किस तरह से होगा वो देख सकते हैं आप, कि जैसे आपने इधर वस्तु और सेवाओं का प्रवाह किया, मान लीजिए आप उत्पादक क्षेत्र हैं और आपने घरेलू क्षेत्र को जो है वस्तु और सेवाएं दी, बदले में घरेलू क्षेत्र जो है आपको मुद्रा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? मुद्रा प्रदान करेगा। तो ये इधर होगा। आगे देखिएगा, एक क्षेत्र की जो प्राप्तियां होती हैं, एक तो वस्तु और सेवाओं का हुआ, एक क्षेत्र की जो प्राप्तियां होती हैं वो दूसरे के लिए भुगतान होता है। यानी अगर हम बात करें उत्पादक क्षेत्र की और गृह क्षेत्र की, इसके लिए जो प्राप्तियां हैं वो इसके लिए भुगतान है और इसके लिए जो प्राप्तियां हैं वो इसके लिए भुगतान है। अब हम मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह जो है उसकी अवधारणा को देखेंगे। मौद्रिक प्रवाह
हमने बताया कि एक तरफ वस्तु और सेवाओं का प्रवाह होता है, वस्तु एवं सेवाएं, और इसके बिल्कुल विपरीत जो है वो होता है मुद्रा, पूंजी और उसका प्रवाह। ये ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आय के प्रवाह कहें या मुद्रा का प्रवाह कहें, इसको तो कहते हैं मौद्रिक प्रवाह, और जिधर वस्तु और सेवाएं जाती हैं उसको कहते हैं वास्तविक प्रवाह। कहने का मतलब इसमें दो क्षेत्र अगर मान के चले हम, एक तो हमारा परिवार क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम गृहस्थ क्षेत्र कहते हैं, या जिसको इंग्लिश में हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। इधर से और एक दूसरा जो सेक्टर है जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र। अब देखिए, उत्पादक क्षेत्र ने उत्पादन किया और विभिन्न वस्तु और सेवाएं जो हैं उत्पादक क्षेत्र से किसकी तरफ आए? परिवार की तरफ। ये आपका वास्तविक प्रवाह। क्या है? वास्तविक प्रवाह। इनको उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है। उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ती है, भूमि की, पूंजी की, श्रम की, उद्यम की। वो परिवार सेक्टर से किसकी तरफ आता है? उत्पादक क्षेत्र की ओर। ये सेवाएं हैं एक तरह से। इसको भी क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक प्रवाह। ये तो हो गया वास्तविक प्रवाह। अब बात करें हम मौद्रिक प्रवाह की। देखिए, उत्पादक क्षेत्र ने जो है वो उपलब्ध करवाया इनको क्या? वस्तु और सेवाएं, बेची इनको, बदले में इन्होंने क्या दिया? पैसा दिया इनको। बदलों में इन्होंने क्या दिया? उसमें पैसा दिया, मुद्रा दी। वो इनका है मौद्रिक प्रवाह। क्या है बेटा? मौद्रिक प्रवाह। और जब उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाए परिवार ने इनको क्या उपलब्ध करवाया? उत्पादन के साधन। और बदले में इनको क्या मिला? लगान मिला। और क्या मिला? पूंजी के बदले ब्याज मिला, उद्यम के बदले लाभ मिला। तो ये चीजें इनको मिली। ये किसमें आया? आपका मौद्रिक प्रवाह। ये आपके मौद्रिक प्रवाह की बात आई। अब बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह। विभिन्न क्षेत्रों में आय का चक्रीय प्रवाह, इसमें हम देखेंगे, मैं सारी डिटेल्स बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखेंगे टू सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल? टू सेक्टर मॉडल। चक्रीय प्रवाह का टू सेक्टर मॉडल या दो क्षेत्रीय मॉडल। दो क्षेत्रीय मॉडल में बेटा याद रखना, एक पक्ष होता है जिसको हम परिवार कहते हैं या गृहस्थ कहते हैं, या इंग्लिश में हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, और दूसरा सेक्टर होता है जिसको कहते हैं उत्पादक क्षेत्र। क्या कहते हैं? उत्पादक, प्रोड्यूसर सेक्टर। इसमें दो ही होते हैं, एक तो घरेलू क्षेत्र जिसको हम कहते हैं परिवार, गृहस्थ, हाउस होल्ड या घरेलू नाम भी आता है, और दूसरे को क्या कहते हैं? उत्पादक क्षेत्र, जिसमें आपके उद्योग धंधे, फर्म वगैरह जो है, इनके बीच आय का जो प्रवाह हो रहा है वो टू सेक्टर मॉडल में करेंगे। दूसरा जो है वो है हमारा थ्री सेक्टर मॉडल। कौन सा बेटा? थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में ये दो सेक्टर तो आपके आएंगे ही आएंगे, और इसके साथ साथ यानी परिवार आएगा, उत्पादक क्षेत्र का आएगा, और साथ में जो है सरकार आएगी। तीन सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट शामिल हो जाती है। एक बार वापस से मैं इस क्षेत्र की ओर जाऊं तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसा किसमें होता है? ये बंद अर्थव्यवस्था में। बंद अर्थव्यवस्था क्यों है? क्योंकि इसमें आयात और निर्यात नहीं होते हैं। आयात और निर्यात नहीं होते हैं, ये दिमाग में रखना। थ्री सेक्टर मॉडल में भी
क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि उसमें भी आयात और निर्यात नहीं होते। तीसरा जो सेक्टर इसमें जो शामिल होता है वो सरकार है। इसमें आयात निर्यात नहीं होता है, यानी विदेश शामिल नहीं है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड शामिल नहीं है। तो ये भी क्लोज इकोनॉमी है और ये भी क्लोज्ड इकोनॉमी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो है फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल, फोर सेक्टर मॉडल में आपका परिवार आएगा बेटा, जिसको हम कहते हैं गृह क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकार, तीन तो ये हो गए, और चौथा है इसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड या शेष विश्व। यानी इसमें जो है शेष विश्व भी शामिल हो जाता है। ये जो है ना आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, ये क्या है? ये है आपकी खुली अर्थव्यवस्था। क्या है बेटा? खुली अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि इसमें आयात और निर्यात दोनों होंगे। आयात और निर्यात दोनों होंगे। शेष विश्व कहें या इसको कहें कि विदेशी क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ये तो बात हुई मोटी मोटी बात इन सारे सेक्टर्स की। अब जो है इनकी डिटेल बात करेंगे हम। सबसे पहली बात करें हम टू सेक्टर मॉडल की। द्विक्षेत्र मॉडल, दो क्षेत्र मॉडल। सबसे पहली बात इनकी मान्यताएं। दो सेक्टर मॉडल की मान्यताएं, अजम्पशंस। क्या क्या मान्यताएं हैं उनके बारे में जरूर जान लें आप। इन मान्यताओं में सबसे पहली बात यह आती है कि यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था में केवल दो क्षेत्र हैं या दो सेक्टर हैं। एक जो है आपका उत्पादक क्षेत्र और दूसरा जो है आपका परिवार, गृहस्थ, हाउस होल्ड, जो भी कहना चाहें, घरेलू। दूसरी बात, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यह मान्यताओं में आता है। तीसरी बात, यह बंद अर्थव्यवस्था है। ये बंद अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब इस अर्थव्यवस्था में कोई भी आयात या निर्यात नहीं होता है। और चौथी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना, कि इसमें ना तो उत्पादक और ना परिवार बचत नहीं करते। बचत नहीं करते। यानी परिवार क्षेत्र को जो भी धनराशि प्राप्त होती है वो ये माना जाता है कि वो, यानी परिवार क्षेत्र की जो आय है ना, वो पूरी की पूरी उपभोग में चली जाती है। पूरी की पूरी उपभोग में चली जाती है। कोई भी बचत इसमें नहीं करते। और उत्पादक जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी आय जो है उत्पादन में लगा देते हैं। वो भी जो है कोई बचत नहीं करते। ये इसकी टू सेक्टर मॉडल की मान्यताएं हैं। डिटेल में आपको जाना पड़ेगा। अब जो एक डायग्राम के माध्यम से जो है मैं इसको समझाऊं कि मान लीजिए ये जो है आपका कौन सा सेक्टर है? मैं इसको कहूं प्रोड्यूसर सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है? प्रोड्यूसर सेक्टर या उत्पादक क्षेत्र। और दूसरा जो है इसको लिखूं मैं हाउस होल्ड या गृहस्थ परिवार, जो भी कहना चाहें आप इसको। ये क्या है? उत्पादक है। और ये हाउस होल्ड।
अब देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहली बात करें हम, उत्पादक जो है, उत्पादक हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड करवाएंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं। और इसके बदले में वस्तु और सेवाएं जब इनको देंगे, तो ये जो है इन वस्तु और सेवाओं के बदले में, जिसको हम कहते हैं ना कि ये उपभोग करेंगे, तो ये इनको क्या करेंगे? उपभोग व्यय देंगे। क्या देंगे? उपभोग व्यय। भाई यहां से खरीदी ना इन्होंने, तो ये इसके बदले में पैसा देंगे, और वो पैसा कौन सा है? इन वस्तु और सेवाओं के उपभोग के बदले में दिया जाने वाला व्यय। एक तरफा बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है वो हम कहेंगे कि इनको, जो उत्पादक क्षेत्र हैं, इनको काम करने के लिए उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ेगी ना बेटा। उत्पादन के साधनों की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। इसको क्या कहें? उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन कौन कौन से? केएलएम जो भी आपके हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। और ये जो आपको उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाएंगे, इसके बदले में साधनों पर किया जाने वाला खर्च, साधन भुगतान या साधन व्यय या कारक लागत जो भी है, साधन भुगतान या कारक भुगतान, ये आपका एक सर्कुलर फ्लो है। अब इसमें आपको यह देखना है कि इसमें वास्तविक भुगतान कौन सा है, सॉरी, वास्तविक प्रवाह कौन सा है, और मौद्रिक प्रवाह कौन सा है। देखिएगा, एक तो प्रवाह अंदर है, ये वाला, ये जो है ये अंदर का, और ये भी अंदर का। और एक प्रवाह है बाहर का। एक ये वाला जो प्रवाह है, ये, और एक ये है। अंदर वाला जो प्रवाह है ना बेटा, साधन भुगतान और उपभोग व्यय, ये मुद्रा के रूप में है। ये किसके रूप में है? मुद्रा के रूप में। तो इसको कहते हैं मौद्रिक प्रवाह। और बाहर वाला जो प्रवाह है वो उत्पादन के साधन, वस्तु और सेवाएं हैं, ये भी, ये वस्तुएं और सेवाएं। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रवाह। और इसमें एक बात दिमाग में रखना कि हमने कहा कोई बचत नहीं करते, सारा का सारा उपभोग व्यय यहां पे आया, उपभोग व्यय यहां पे आया, इनको दिया। इन्होंने क्या किया? उस पैसे को उत्पादन के क्षेत्र में लगा दिया। किसको दिया? उत्पादन के साधनों का भुगतान करने में। यानी जो पैसा इनके पास है वो इनके पास है, इनके पास है वो इनके पास आया, एक सर्कुलर में घूमते हैं। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता जितने भी हैं, उनका उपभोग वे, ये आपके जितने भी उत्पादक हैं, उनकी प्राप्तियां, और गृहस्थ लोग जो हैं, उनकी आय, ये सारे के सारे बराबर होते हैं। उपभोग वे, उत्पादक की प्राप्तियां, और गृहस्थों की आय जो है, वो सारे के सारे बराबर होते हैं। ये आपका है टू सेक्टर मॉडल। और अगर इसमें एक वो बात मान ली थी हमने कि बचत नहीं होती है, बचत नहीं होती है, अगर होने लग जाए तो क्या होगा, इसकी डिटेल्स देखेंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में बचत
या जिसको कहते हैं निवेश, या जिसको कहते हैं वित्तीय प्रणाली, क्या कहते हैं, वित्तीय प्रणाली के साथ टू सेक्टर मॉडल, यानी एक मान्यता को हटा दें हम कि यहां पे बचत नहीं होती है, तो फिर हमारा टू सेक्टर मॉडल कैसा होगा वो देखेंगे। इसको भी एक डायग्राम के माध्यम से हम समझें। यानी डायग्राम से पहले मैं एक बात बता दूं कि कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें बचत नहीं होती है। यानी बचत उत्पादक भी करते हैं और बचत को उपभोक्ता भी करते हैं। ये बचत बीच में जब आएगी तो अर्थव्यवस्था का टू सेक्टर मॉडल जो है वो कैसा होगा, वो हम देखेंगे एक डायग्राम के माध्यम से। यानी उसमें तीसरी चीज और शामिल हो जाएगी। एक डायग्राम बनाएंगे कि जैसे ये हमारा क्या है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को क्या कहें, उत्पादक। और ये कौन सा सेक्टर है, हाउस होल्ड से, समझ रहे हैं ना, हाउस होल्ड का मतलब परिवार सेक्टर है। और बचत करने पे एक बीच का सेक्टर और आ जाता है जिसको कहते हैं पूंजी बाजार, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम, मनी मार्केट, जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। वित्तीय प्रणाली कह सकते हैं, पूंजी बाजार कह सकते हैं। ये बीच का सिस्टम, ये सिस्टम किसको हैंडल करता है, ये सिस्टम सेविंग्स को हैंडल करता है, बचत को हैंडल करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक चीज तो है जो गुड्स और सर्विस का, गुड्स और सर्विस का मान लीजिए हमने पहले यहां से इधर को उधर दिखाया था, आप दिखा सकते हैं कैसे भी। ये क्या है, वस्तु और सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं। और ये जो होगा इसको क्या कहते हैं हम, उपभोग व्यय। दूसरी बात, थोड़ा छोटा हो गया ना, ये उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाएंगे इनको, है कि नहीं, ये उत्पादन के साधन उपलब्ध करवाएंगे, उत्पादन के साधन। और ये जो है इनको उपलब्ध करवाएंगे साधन लागत। क्या उपलब्ध करवाएंगे, साधन लागत। ये तो मतलब पीछे वाला ही था सारा का सारा। अब जो है इससे अलग हट के बात हमने कहा कि हाउस होल्ड्स जो है वो बचत करते हैं, हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, बचत करते हैं। और वो बचत को कहां रखेंगे, बचत को वित्तीय संस्थाओं को देंगे। ये है आपकी बचत। क्या है बेटा, बचत। ये बचत जो है वो वित्तीय संस्थाओं का मतलब बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, और वित्तीय संस्थाएं हो सकती हैं। अपनी बचत को ब्याज के लिए कहां जमा करवाएंगे, वित्तीय सेक्टर को जमा करवाएंगे। और वित्तीय सेक्टर के पास जो पैसा होगा वो किसको उपलब्ध करवाएगा, उत्पादकों को। किसके तौर पर, उधार के तौर पर। बस ये जो है मेन चीज इसमें शामिल नई और हो जाती है कि इसका फ्लो किधर होता है, बचत का फ्लो हाउस होल्ड टू फाइनेंशियल सेक्टर, और फाइनेंशियल सेक्टर टू प्रोड्यूसर। और ये बाद में इसको निवेश करेंगे, इसको निवेश करेंगे, उधार लेके निवेश करेंगे ना, निवेश करेंगे तो लाभ इनको ज्यादा होगा, इनको और लाभ प्राप्त हो जाएगा, इनका ज्यादा पैसा बढ़ेगा, इनकी बचत होगी, वापस इनको देंगे। ये जो है इनको और उधार देंगे, ये और पैसा लगाएंगे, ये और पैसा लगाएंगे, तो इनको लाभ जो है वो ज्यादा होगा, वापस से इनके पास बचत होगी। समझे। तो ये जो है आपका टू सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स। अब जो है थ्री सेक्टर्स मॉडल की बात करेंगे। मैं बुक वाला डायग्राम ही आपको जो है ना इसके अंदर दे देता हूं,
बनाना नहीं पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ बेटा, बात करते हैं आय के चक्रीय प्रवाह का थ्री सेक्टर मॉडल। कैसा मॉडल? थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में जैसा मैंने आपको बताया, क्या चीज और शामिल हो जाती है? सरकार। क्या शामिल हो जाती है? सरकार शामिल हो जाती है। और सरकार के शामिल होने से क्या प्रभाव पड़ेगा कि सरकार जो है कुछ कमाएगी और कुछ खर्चा करेगी। कमाने के नाम पे सरकार जो है परिवार सेक्टर से क्या कमाती है? परिवार सेक्टर के ऊपर लगा देती है बेटा कर, टैक्स लगा देती है। किस प्रकार का टैक्स? आय कर लगा दिया, आवास कर लगा दिया, या और अन्य प्रकार के लगान वगैरह जो है वो लगा दिए। तो इससे मुद्रा का प्रवाह किधर हुआ? मुद्रा का प्रवाह किधर हुआ? परिवार से सरकार की ओर। क्योंकि सरकार ने लगाया तो कर कौन जमा करवाएगा? परिवार करवाएगा। किसकी तरफ देगा? सरकार की तरफ। दूसरा जो है, उत्पादक क्षेत्र पर सरकार क्या करती है? उत्पादक क्षेत्र पर भी टैक्स लगाती है। परिवारों पर लगाए जाने वाले टैक्स डायरेक्ट टैक्स होते हैं, प्रत्यक्ष कर। और इन पे लगाए जाने वाले टैक्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे उत्पाद कर, उत्पादन कर, बिक्री कर। और इससे जो है मुद्रा का प्रवाह किधर होता है? उत्पादक क्षेत्र से सरकार की ओर। उत्पादक क्षेत्र से सरकार की ओर। अब ये तो हो गया कि सरकार कमा रही है। अब सरकार दे भी रही है ना, तो सरकार जो है वो उत्पादकों को क्या देती है? सब्सिडी या आर्थिक सहायता। इसमें जो है मुद्रा का प्रवाह किधर होता है? सरकार से उत्पादकों की ओर, आर्थिक सहायता। और सरकार जो है परिवार सेक्टर को क्या देती है? उसको भी कई प्रकार की सब्सिडी, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है, छात्रवृत्ति वगैरह। तो इसमें भी सरकार से परिवार की ओर, परिवार की ओर जो है वो मुद्रा का प्रवाह होता है। और ऐसे भुगतान जो किए जाते हैं उनको कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट, हस्तांतरण भुगतान। क्या कहते हैं बेटा? हस्तांतरण भुगतान। अब जो है इसमें एक चीज और शामिल होती है कि सरकार बचत भी करती है। सरकार क्या करती है? बचत भी करती है। तो बचत जब करेगी सरकार, तो वो पैसा कहां जाएगा? जो तीसरा सेक्टर था ना, वित्तीय बाजार, पूंजी बाजार या मुद्रा बाजार। तो बचत का जो पैसा है सरकार का वो किधर जाएगा? वित्तीय बाजार की ओर। और उसके बाद एक चीज और होती है कि सरकार उधार भी लेती है इनसे, बैंकिंग सेक्टर से उधार भी लेती है। तो तब जो है मुद्रा का प्रवाह उधार के तौर पे इधर से इधर को हो जाएगा। यानी बाजार से, मुद्रा बाजार से या वित्तीय बाजार से या पूंजी बाजार से उधार का पैसा, यानी ये फ्लो जो है वो इधर से इधर को जाएगा। देखिए, अब जो है मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। ये आपका थ्री सेक्टर सर्कुलर फ्लो मॉडल रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट अलोंग विद प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स। देखिएगा, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसमें हमने एक चीज जो है, आप देखेंगे ओनली मनी फ्लोज आर शोन। इसमें केवल हमने जो मौद्रिक प्रवाह है ना उसको ही दिखाया है। वास्तविक प्रवाह के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वास्तविक प्रवाह के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि मैंने बताया था ना, वस्तु और सेवाओं का प्रवाह किस तरह से होता है वो आपने टू सेक्टर मॉडल में अच्छे से पढ़ लिया। ये सेक्टर्स है। थ्री सेक्टर मॉडल में कौन कौन है? प्रोड्यूसर्स है, हाउस होल्ड्स हैं और गवर्नमेंट है। तीन सेक्टर मॉडल, ये आपका प्रोड्यूसर्स या फर्म जिनको हम कहते हैं, ये आपका गवर्नमेंट और ये आपके हाउस होल्ड्स। ठीक है, देखिए एक एक चीज को देखिएगा। सबसे पहले तो इन तीनों की बात करें। सरकार को छोड़िए एक बार। प्रोड्यूसर्स और फर्म्स जो है वो सेविंग करते हैं। क्या करते हैं?
सेविंग करते हैं, किसके पास जमा करवाएंगे? मनी मार्केट में। और मनी मार्केट से क्या करते हैं? वो उधार लेते हैं। ये सर्कुलर फ्लो हुआ। इसी तरह से हाउस होल्ड्स करते हैं। हाउस होल्ड्स अपनी सेविंग्स को कहां जमा करवाएंगे? मनी मार्केट की ओर। और इनकी बोरोइंग्स जो है, उधार, जिनको बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? उधार, वो किधर लेंगे? इधर आएगा, सीधी सी बात है। ये तो हो गया, ये मीडिएटर हो गया इसका। सीधा सीधा इनके भी रिलेशन होते हैं कि प्रोड्यूसर्स जो है इनको फैक्टर पेमेंट्स देते हैं। फैक्टर्स पेमेंट्स का मतलब साधन लागत। ये इनको साधन उपलब्ध करवाते हैं। हाउस होल्ड क्या उपलब्ध करवाते हैं? इनको साधन उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं बेटा? साधन उपलब्ध करवाते हैं। उन साधनों के बदले में क्या होता है? फैक्टर पेमेंट होता है या साधन लागत होती है। और हाउस होल्ड इनको क्या देते हैं? कंज्यूमशन एक्सपेंडिचर, उपभोग व्यय। क्या देते हैं? उपभोग व्यय जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। किसके बदले में? वस्तु और सेवाओं के बदले में। वस्तु और सेवाओं को हमने दिखाया नहीं था इसमें। अब जो है तीसरा सेक्टर जो आया वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी तो वस्तु और सेवाएं खरीदती है ना इनसे, और इनको देती भी है। देखिएगा, गवर्नमेंट जो है ये ट्रांसफर पेमेंट्स देती है इनको। मैं यहां से बात करूं, इनको क्या देती है? ट्रांसफर पेमेंट्स, जिनको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। और इनसे क्या लेती है? टैक्स। ये सारी बात बता चुका हूं बिना चित्र के में। इनको हस्तांतरण भुगतान, और इनसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। अब देखिएगा, इधर गवर्नमेंट इनको क्या देती है? सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। और क्या लेती है इनसे? टैक्सेस लेती है। और जो है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस, इनसे जो वस्तु और सेवाएं खरीदती है ना उत्पादकों से, उसका जो खर्चा है वो इनको उपलब्ध करवाती है। भाई सरकार भी तो खरीदेगी ना वस्तु और सेवाएं, तो सरकार खरीदेगी तो इनको उसके बदले में भुगतान करेगी। तो ये आपका थ्री सेक्टर मॉडल है, आय के चक्राकार प्रवाह का थ्री सेक्टर मॉडल। और थ्री सेक्टर मॉडल में क्या चीज और शामिल हो जाती है? सरकार और शामिल हो जाती है। अब बात करेंगे फोर सेक्टर मॉडल की। कौन सा मॉडल? फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में जैसे हमें याद रखना पड़ेगा, सबसे पहला टू सेक्टर था, उसमें दो चीजें आई, प्रोड्यूसर एंड फैमिली या हाउस होल्ड। थ्री सेक्टर मॉडल में इनमें क्या और शामिल हो गया? गवर्नमेंट और शामिल होगी। फोर सेक्टर में इनमें एक चीज और आ जाएगी, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यानी शेष विश्व। शेष विश्व जो है वो शामिल इसमें हो जाएगा। ये आपका फोर सेक्टर मॉडल है। फोर सेक्टर मॉडल को हम एक सीधे डायग्राम के माध्यम से जो है वो पढ़ेंगे। ये आपका फोर सेक्टर मॉडल है। फोर सेक्टर मॉडल में तो ये आ गया आपका प्रोड्यूसर्स, ये आपका हाउस होल्ड्स, ये आपकी गवर्नमेंट, और ये आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसमें भी हमने जो है ना वस्तु और सेवाएं नहीं दिखाई, केवल मौद्रिक प्रवाह की बात करेंगे। मौद्रिक प्रवाह किसका किसकी तरफ होता है ये आप दिमाग में रखें। सबसे पहली बात, हाउस होल्ड्स का मनी मार्केट की तरफ देखेंगे। हाउस होल्ड्स का मनी मार्केट के साथ, फिर प्रोड्यूसर्स का मनी मार्केट के साथ, फिर हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स का ये देखेंगे, फिर गवर्नमेंट के साथ, और फिर जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हाउस होल्ड्स, वही बात, अपनी जो बचते हैं वो किसको देते हैं? बैंकिंग सेक्टर को, जिसको हम कहते हैं वित्तीय बाजार, वित्तीय प्रणाली, पूंजी बाजार, मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, जो भी नाम से आप कहना चाहें वो है। और इनको जब उधार की जरूरत पड़ती है तो ये इससे लेते हैं। इन दोनों का काम हो गया, इन दोनों का हिसाब किताब पूरा। अब इन दोनों का हिसाब किताब कर लेते हैं। मनी मार्केट और ये है आपका प्रोड्यूसर। इनकी जो बचतें होती हैं, जैसे इनकी बचतें इनके पास गई तो इनकी बचतें भी जो मनी मार्केट में जाएंगी, और इनको जब जरूरत पड़ेगी ज्यादा धनराशि की तो इससे क्या लेंगे? उधार लेंगे। ठीक है। केवल
मौद्रिक प्रवाह की बात कर रहे हैं हम, वस्तु और सेवाओं का आप समझ गए हैं पहले ही। तो मौद्रिक प्रवाह में प्रोड्यूसर्स इनको क्या क्या देते हैं, हाउस होल्ड्स को। प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को क्या देते हैं वो आप देखेंगे। प्रोड्यूसर्स हाउस होल्ड्स को देते हैं साधन लागत। क्या देते हैं, साधन लागत। यहां पे दिखा नहीं रखा होगा इसने, कहीं पे नहीं दिखा रखा, कोई बात नहीं, नहीं दिखा रखा। प्रोड्यूसर्स में यहां पे बता देता हूं कि प्रोड्यूसर्स जो है यहां से साधन प्राप्त करते हैं तो इनको क्या देते हैं, साधन लागत देते हैं। और हाउस होल्ड्स इनको क्या दे रहे हैं ये देखिएगा। इसने इसको छोड़ दिया है एक बार के लिए, इनके बीच में जो है ना, इसने छोड़ दिया बिल्कुल इसको। लेकिन आप दिमाग में रखिए, हाउस होल्ड्स इनको क्या उपलब्ध करवाते हैं, जो उपभोग व्यय है वो उपलब्ध करवाते हैं। यहां पे हमारा जो मेन है वो ये चौथी चीज शामिल हुई है अलग से। इसके साथ क्या संबंध है, पहले वाले ये तो हम देख चुके हैं पहले, इनको यहां पे दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है नया जो आया है उसके साथ क्या आया है। ये प्रोड्यूसर से संपर्क करते हैं और प्राप्ति के तौर पर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स हमारा जो निर्यात करते हैं ना, प्रोड्यूसर्स बाहर के देशों को कुछ बेचते हैं तो उसके बदले में धनराशि प्राप्त करते हैं, ये तो हो गया एक्सपोर्ट रिसीट्स। और जो आयात करेंगे तो इंपोर्ट पेमेंट जो है वो इनको करेंगे, आयात का भुगतान। गवर्नमेंट के साथ इनका जो रहा है मनी मार्केट, वो सेविंग्स और बोरोइंग्स का रहेगा। गवर्नमेंट का प्रोड्यूसर्स और इनके साथ रहेगा, वो आप पहले देख चुके हैं। अभी थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल जो है वो और बताऊंगा, क्या क्या है ये पूंजी बाजार, घरेलू क्षेत्र, इनके बारे में देखिएगा। देखिए अब सबसे पहले डिटेल बात करते हैं हम, घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में प्राप्तियां जो होती है ना बेटा, रिसीट्स जिनको हम कहते हैं, घरेलू क्षेत्र में प्राप्तियां जो हैं वो एक तो कारक आय या साधन आय के तौर पे प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं ये उत्पादकों से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं, उत्पादक से प्राप्त होती हैं। साधन आय का मतलब लगान है, मजदूरी है, ब्याज है और लाभ है। ये सारी की सारी कारक आय जो है वो इनसे प्राप्त होती है और वापस जो है वो चली जाती हैं कारक आय। और इसके साथ में एक चीज और है, सरकार की तरफ से हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान जो है वो इनको प्राप्त होते हैं। ये तो परिवार क्षेत्र की आय थी, परिवार क्षेत्र की प्राप्तियां। और परिवार क्षेत्र के जो भुगतान है वो एक तो उपभोग व्यय के तौर पे भुगतान करते हैं। किसके तौर पे भुगतान करते हैं, उपभोग व्यय के तौर पर भुगतान करते हैं। सरकार को कैसे भुगतान, अगर सरकार से आय होती है हस्तांतरण भुगतान के रूप में, तो सरकार को भुगतान कैसे करते हैं, ये करों के रूप में। और ये कैसे कर लगाते हैं, प्रत्यक्ष कर। कैसे कर, प्रत्यक्ष कर। और जो है इनका पैसा कहां जा सकता है, इनका पैसा जा सकता है पूंजी बाजार में। पूंजी बाजार में कैसे, इनकी जो बचतें होंगी वो चली जाएंगी पूंजी बाजार में। ये बात होगी घरेलू सेक्टर की। उत्पादक सेक्टर की बात करें, उत्पादक क्षेत्र की जो प्राप्तियां हैं वो एक तो होती है कि वस्तु और सेवाएं जो उपलब्ध करवाते हैं ना, वस्तु और सेवाएं जो परिवार सेक्टर या सरकार को उपलब्ध करवाते हैं, तो उसके बदले में इनको क्या प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है। निर्यात के बदले आय प्राप्त होती है, निर्यात के बदले आय प्राप्त इनको होती है। या सरकार से या शेष विश्व से कुछ आर्थिक सहायता, सब्सिडी वगैरह प्राप्त हो जाती है, आर्थिक सहायता या सब्सिडी प्राप्त हो जाती है। या फिर ये कह सकते हैं कि पूंजी बाजार से लोन के रूप में, पूंजी बाजार से ऋण के रूप में भी इनको प्राप्तियां हो जाती हैं। तो ये तो हो गई इनकी प्राप्तियां। और इनके भुगतान कौन कौन से हैं,
भुगतान परिवार क्षेत्र से जो काम करने के लिए आएंगे ना, परिवार क्षेत्र से जो काम करने के लिए आएंगे, यानी जो साधन आएंगे, उन साधनों को भुगतान करना पड़ेगा ना, जिसको क्या कहते हैं, साधन लागत। निर्यात से आय हो रही है तो आयात के भुगतान भी तो करने पड़ेंगे ना, आयात के भुगतान भी करने पड़ेंगे। पूंजी बाजार से ब्याज वगैरह इनको भुगतान करना पड़ेगा। अपनी सेविंग्स जो हैं वो पूंजी बाजार में जमा करवाएंगे। तो ये जो है एक तरह के उनका भुगतान की बात आ गई। अब बात आती है सरकारी सेक्टर की। सरकार जो है प्राप्तियों के तौर पर क्या प्राप्त करती है, मैं ज्यादा डिटेल्स की बात नहीं करूं, प्राप्तियों के तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट है कर। दो प्रकार के कर, एक तो आपका डायरेक्ट टैक्स और दूसरे आपके इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो प्राप्तियां थी जिसमें निगम कर भी शामिल आ गया, आपको ये डिटेल बता चुका हूं, निगम कर भी शामिल हो गया। और भुगतान के तौर पर कुछ आर्थिक सहायताएं जो हैं वो देती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हस्तांतरण भुगतान वगैरह, ठीक है, वजीफे के तौर पे और इस तरह की चीजें। अब बात आती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या शेष विश्व। शेष विश्व की प्राप्तियां जो है, शेष विश्व की प्राप्तियां जो है कि हमारा जो क्षेत्र है, दोनों क्षेत्र कौन से, उत्पादक और परिवार क्षेत्र, वो आयात और निर्यात करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं। शेष विश्व को निर्यात करता है तो शेष विश्व इसका भुगतान करता है। तो यहां पे जब शेष विश्व जो है, यहां पे हमने निर्यात किया तो निर्यात के तौर पे मुद्रा का प्रवाह इधर को हुआ, यहां से हमने आयात किया तो मुद्रा का प्रवाह इधर को हुआ। उपहार हस्तांतरण भुगतान के रूप में भी प्राप्तियां और खर्चे जो हैं वो शामिल इसमें होते हैं। एक चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, बाकी डिटेल्स आपको पता है, निवल हस्तांतरण भुगतान या शुद्ध हस्तांतरण भुगतान। निवल हस्तांतरण भुगतान या शुद्ध हस्तांतरण भुगतान, ये जो है, ये इसको कैसे ज्ञात करते हैं कि प्राप्त भुगतान कौन से, हस्तांतरण भुगतान, और उसमें से प्रदान किए गए या दिए गए भुगतान घटा दो, दिए गए भुगतान जो है वो घटा दो, इससे जो प्राप्त होगा वो निवल हस्तांतरण भुगतान होगा। तो ये जो सारी चीजें इसके रूप में आ गई। पूंजी बाजार में हमने बता ही दिया आपको, पूंजी बाजार में दो ही प्रकार की चीजें हैं, एक तो बचते जो हैं वो जमा करते हैं और ऋण के रूप में वो बाकी सेक्टर्स को देते हैं। ठीक है बेटा, थोड़ा सा और बताऊंगा इसमें। अब बात करते हैं कुछ एक छोटी छोटी बातों की और, कि चक्रीय प्रवाह मॉडल में वापसी कई नाम से जानते हैं इसको, रिसाव, क्षरण, इंग्लिश में कहते हैं लीकेज। आय के चक्रीय प्रवाह में वापसी, रिसाव या क्षरण जो है वो क्या होता है, कि यानी ये वो प्रवाह चर है, कैसे चर हैं ये, प्रवाह चर हैं जिससे आपकी जो उत्पादन की प्रक्रिया है या आय के सृजन की प्रक्रिया है, आय के सृजन की प्रक्रिया या उत्पादन की प्रक्रिया, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है बेटा, नकारात्मक या ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी जो आय के चक्राकार प्रवाह में वापस लौटते नहीं है, कम हो जाती है आय, उत्पादन घट जाता है इनकी वजह से। और इसमें मुख्यतः जो शामिल होते हैं ना, वो होते हैं एक तो आयात, क्या होते हैं, आयात, आयात कर रहे हैं, पैसा बाहर की ओर चला गया।
आयात कर रहे हैं, पैसा बाहर की ओर चला गया, वो चक्राकार प्रवाह में वापस नहीं लौटेगा, वो चक्राकार प्रवाह में वापस नहीं लौटेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम आयात करेंगे तो हम निर्यात भी करेंगे। वो चक्राकार प्रवाह में नहीं लौटेगा तो वो पैसा हमारी आय से गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रिसाव के तौर पे किसको माना जाता है? आय। दूसरी चीज है बचत। बचत का भी वो पूंजी सेक्टर में जरूर चला जाएगा, लेकिन आय के चक्राकार में हमने कहा था ना कि जो 4 सेक्टर की ही बात करते हैं, ये अलग से सेक्टर है। तो ये चक्राकार प्रवाह का हिस्सा नहीं है, ये चक्राकार प्रवाह का हिस्सा नहीं है, इसलिए चक्राकार प्रवाह में शामिल नहीं होती है बचत। और तीसरा है सरकार जो है, क्योंकि हम मुख्यतः 2 सेक्टर मॉडल का मेनली अध्ययन करेंगे, सरकार जो है वो टैक्स लगा रही है ना, सरकार जो टैक्स लगा रही है वो भी आय के चक्राकार प्रवाह में शामिल नहीं होता है। क्योंकि जरूरी नहीं है टैक्स के बदले में कुछ दिया जाए, टैक्स के बदले में कुछ दिया जाए। तो वो 3 चीजें जो है हमारी क्षरण में आती हैं, लीकेज में आती हैं, रिसाव में आती हैं। कौन कौन सी? आयात, बचत और टैक्स। अब बात करते हैं इसके अंदर समावेश या भरण जिसको कहते हैं, क्षरण का उल्टा भरण, इंग्लिश में कहते हैं लीकेज का उल्टा इंजेक्शन। इंजेक्शन से पता नहीं, इंजेक्ट अंदर करते हैं ना, या उल्टा करते हैं, इंजेक्ट अंदर किया जाता है। तो जो आय के चक्राकार प्रवाह में अंदर की ओर आता है, यानी जो आय के चक्राकार प्रवाह में पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, जो सकारात्मक प्रभाव डालता है, वो चीजें जो है वो क्या कहलाती हैं? समावेश या भरण। वह आय है जो एक क्षेत्र प्राप्त करता है, परंतु वह आय अन्य क्षेत्र से उत्पन्न नहीं होती। यानी यह समावेश वो चर हैं जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन या आय का सृजन होता है और उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इसमें उत्पादन या आय का सृजन होता है और इसके अंतर्गत वहां पे आय निवेश जो था आपका आयात था ना, तो यहां पे हम जो है वो क्या लिखेंगे? निर्यात। तो उसका उल्टा, ये सकारात्मक प्रभाव डालता है, वहां पे जो है वो बचत थी, तो यहां पे क्या मानेंगे हम? निवेश मानेंगे कि इससे वृद्धि होती है। और तीसरा जो है वो वहां पे सरकार टैक्स लगा रही थी और यहां पे सरकार जो है व्यय कर रही है, या जिसमें हस्तांतरण भुगतान वगैरह जो है आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं? सरकारी व्यय या हस्तांतरण भुगतान। ये जो है वो क्या है? इंजेक्ट्स। क्या है? इंजेक्ट्स। आज बस इतना ही करूंगा मैं, इसको थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय के कुछ समुच्चयों की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय के कुछ समुच्चय, कुछ एग्रीगेट्स राष्ट्रीय आय के। कुछ एक बात करेंगे कि जैसे देश की घरेलू सीमा। आपको परिभाषा जब राष्ट्रीय आय की बताएंगे, जीडीपी वगैरह की परिभाषा बताएंगे, तो हमने बार बार कहा देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री क्या है? हम बोलचाल की भाषा में ये कह देते हैं कि वहां की राजनीतिक सीमा या भौगोलिक सीमा जो है वो होती है, लेकिन राष्ट्रीय आय लेखा विधि जो है इसमें थोड़ा सा अलग शामिल है। और वहां पे 12वीं में हमने आपको जो बताया था, वहां पे थोड़ा सा बता दिया था कि देश की घरेलू सीमाएं, भौतिक सीमाएं जो भी है, राजनीतिक सीमाएं, उससे ज्यादा डीप नहीं गए थे हम। यहाँ पे थोड़ा डीप जाएंगे, घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होता है। एक तो राजनीतिक या भौगोलिक सीमा तो शामिल होती ही होती है। नक्शा जो तो आपको दिखाई देता है, राजनीतिक या भौगोलिक सीमा, वो तो इसमें शामिल होता ही होता है। दूसरी बात, इसके अंदर दो देशों के बीच में वहां के निवासियों द्वारा जो चलाए जाने वाले जलयान हैं, समुद्री जहाज हैं, भारतीय समुद्री जहाज मान लीजिएगा, जहां जहां चल सकते हैं समुद्री जहाज, वो हमारी सीमा है। या जहां जहां हमारे एयर इंडिया द्वारा, यहां की कंपनी द्वारा जो वायुयान चल रहे हैं, वो हमारी सीमा है। और इंपॉर्टेंट बात, भारत के
देश विदेशों में जो दूतावास स्थित हैं, जहां पे हमारे राजदूत जो है बैठते हैं, जैसे यूएसए में हमारा दूतावास है, जापान में हमारा दूतावास है, हर देश में जहां भी दूतावास है, तो वो जो दूतावास है वहां पे, वो दूतावास हमारे देश की घरेलू सीमा में माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक हम ये समझते आ रहे थे कि हमारी जो बाउंड्रीज है ना, उनके अंदर ही हमारी घरेलू सीमा है, लेकिन हमारी बाउंड्रीज से बाहर विदेशों में हमारे जो दूतावास स्थित हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो यूएस में हो, यूके में हो, जापान में हो, कनाडा में हो, जहां कहीं भी हो, वहां पे जो है हमारे दूतावास जो है वो हमारे देश की घरेलू सीमा में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली में जो अमेरिका का दूतावास है वो हमारी घरेलू सीमा में शामिल नहीं है। ये बात याद रख लीजिए। पहली बात दूतावास। दूसरा, कोई भी सैनिक प्रतिष्ठान दूसरे देशों में जो हमारे हैं, वो हमारे देश की घरेलू सीमा है। कोई भी साइंटिफिक स्टेशन हमने वहां पे स्थापित कर रखा है, वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित कर रखा है, वो है। इमिग्रेशन के ऑफिस, प्रव्रजन कार्यालय जिनको कहते हैं, अप्रवासन कार्यालय जिनको हम कहते हैं, सूचना कार्यालय, यानी किसी भी प्रकार के कार्यालय जो हैं दूसरे देशों में हमारे जो स्थापित हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आते हैं। बस इतना ही।